बिहार का इतिहास कुछ इस प्रकार है। चाहे दिल्ली की सरकार बनाने में हो, चाहे अंग्रेज को भगाने में हो, चाहे मगध की बात कर लें या मौर्य समाज की बात कर लें, हर जगह पे आपने पाया होगा कि इतिहास में बिहार कितना ज़्यादा मजबूत था और बिहार को किस तरह से कुचला गया, किस तरह से लूटा गया, कैसे लोग वहाँ से पलायन होने लगे। इन सारे विषयों को हमने पहले बात किया, सुना और समझा भी। अब ज़रूरत है उससे आगे बढ़ने की। अब ज़रूरत है, जब 1947 में बिहार आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक बिहार में किस तरह से बदलाव हुआ। आपको बताते चले, 1990 से पहले 17 सीएम 17th सीएम रहे बिहार में, एक के बाद एक कई बार बदलते चले गए। लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री से, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से, या फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। नाम अलग अलग लिखे जाते हैं लेकिन आदमी वो एक मजबूत नेता। बिहार भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, जहां ज्ञान की प्राचीन गंगा नालंदा विक्रमशिला से लेकर आधुनिक राजनीति की धड़कन तक सब बसता है। नमस्कार, मैं आशुतोष। आज आपको लेकर चलता हूं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के इतिहास के बारे में जानने के लिए। बिहार 1947 में आज़ाद तो हो गया। आज़ादी सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ की। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब इससे भी बड़ा चुनौती था वहाँ पे बिहार की तरक्की करना, बिहार में रोजगार लाना, बिहार में पलायन रोकना, बिहार में उद्योग की स्थापना करना, कुल मिलाकर विकास के पहिए को आगे बढ़ाना। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ पे। वहाँ पे प्रथम जो अंतरिम मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर कृष्ण सिन्हा, या फिर कहीं कहीं पर आप सुनेंगे डॉक्टर कृष्ण सिंह, और जिनको प्यार से लोग कहते थे डॉक्टर श्री बाबू। उनके साथ बिहार के चाणक्य थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। इन दोनों ने विकास की गति के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिहार से पलायन हो रहे लोगों को रोकना, बिहार में उद्योग की स्थापना करना। उन्होंने उद्योग की स्थापना की शुरुआत तो कर दी। उन्होंने बोकारो में, जमशेदपुर में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट लगवाए। स्टील के प्लांट वहाँ पे शुरू हुआ। फिर कोयले का खदान था वहाँ पे, उनके बारे में उन्होंने काम किया। रेलवे का प्लांट लगाया, रिफाइनरी लगाए, उद्योग लाना उन्होंने शुरुआत कर दिया था। इससे भी बड़ा समस्या था वहाँ पे भूमि का। उन्होंने एक जमींदारों के लिए भी कानून लाया और उसके वजह से जो जमींदार के पास जमीन थे उनसे कुछ जमीन लेकर अन्य किसानों को दिए जा रहे थे जिनके पास जमीन नहीं था। श्री बाबू ने शिक्षा पर जोर दिया। पटना विश्वविद्यालय को मजबूत किया गया। स्कूलों की संख्या बढ़ी, लेकिन शिक्षा गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। समाज में जातिगत असमानता और गरीबी अब भी गहरी थी। दलितों और पिछड़ों की स्थिति बहुत कमजोर थी। बिहार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, चूना पत्थर आदि। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद के आसपास उद्योगों का विस्तार हुआ। भारी उद्योगों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई, लेकिन बिहार का अधिकतर इलाका अब भी कृषि आधारित और पिछड़ा ही रहा। किसानों की हालत कमजोर थी, जमींदारी प्रथा से बहुत लोग परेशान थे। समाज में जातिगत असमानता और गरीबी अब भी गहरी थी। दलितों और पिछड़ों की स्थिति बहुत कमजोर थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया। 1950 के दशक में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ। इससे किसानों को कुछ राहत मिली, लेकिन जमीन का बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हो पाया। इस तरह से उन्होंने कई सारे काम किए। 1952 में आम चुनाव होता है जिसमें वो जीत कर पुनः आते हैं। कांग्रेस का दबदबा होता है वहाँ पे और श्री बाबू बनते हैं मुख्यमंत्री। इस तरह अनुग्रह नारायण सिंह वो बनते हैं वित्त मंत्री। दोनों मिलकर विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हैं। 1957 में पुनः चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चुने जाते हैं श्री बाबू। नेता चुने जाने से ठीक पहले वहाँ पे कौन नेता बनेंगे इसका भी चुनाव होता है।
और उस चुनाव में जो उनके सामने होते हैं वो है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। अभी इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई में श्री बाबू फिर से जीत कर आते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो ढोल नगाड़े के साथ अपने समर्थकों के साथ जो राजभवन के ठीक सामने उनका घर था वहां पर आते हैं। जब वो जश्न मना रहे होते हैं तभी कोई कहते हैं उन्हें आकर कि एक गाड़ी अभी अभी बंगले के अंदर दाखिल हुआ है। इतना सुनते ही वो जश्न छोड़कर भागे चले जाते हैं और कार के गेट खोलते हैं। गेट खोलते हैं तो उनसे बाहर निकलते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं दोनों गले लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले लगकर रोने भी लगते हैं। अनुग्रह बाबू कहते हैं कि श्री बाबू मुझे माफ़ कीजिए, मैं किसी और बहकावे में आकर आपके सामने ही चुनाव लड़ने लगा। श्री बाबू कहते हैं भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब सरकार बनाओ, जैसा चाहते हो वैसा सरकार बनाओ, बिहार को आगे बढ़ाओ। श्री बाबू के सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, उनका देहांत हो जाता है। अब उनका देहांत होने के पश्चात उनके खुद की भी सेहत बिगड़ने लगती है, वो अकेले रह जाते हैं और उन्होंने अपने ही कार्यकाल में उनका देहांत हो जाता है। उनके बाद महज 17 दिनों के लिए दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हैं। वो अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पे होते हैं। उनके बाद महज 17 दिनों के लिए दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हैं। वो अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पे होते हैं। उनके चुनाव होता है। चुनाव जीत कर आने के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेते हैं। फिर चुनाव होता है। चुनाव जीत कर आने के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेते हैं। फिर चुनाव होता है। चुनाव जीत कर आने के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय। उनका सबसे बड़ा और चर्चित कदम था भूमि सुधार। उन्होंने बड़े जमींदारों और जमींदार परिवारों से अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीन किसानों में बांटने की कोशिश की। इस नीति को भूसुधार आंदोलन भी कहा गया, लेकिन इस कदम से बड़े जमींदार वर्ग नाराज हो गए और उन्होंने राजनीतिक स्तर पर उनका कड़ा विरोध किया। सहाय ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। वे चाहते थे कि ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक शिक्षा पहुंचे। उनकी सोच समाजवादी झुकाव वाली थी, इसलिए वे चाहते थे कि समाज के दबे कुचले वर्ग आगे आए। कृष्ण वल्लभ सहाय चुने जाने के बाद सबसे मुख्य कार्य करते हैं भू सुधार का, जिससे जमींदार वर्ग नाराज हो जाते हैं, उच्च वर्ग नाराज हो जाते हैं और पार्टी के अंदर ही कलह उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों में असंतोष होता है। उन्होंने दूसरा कार्य यह भी किया था कि वो चाहते थे कि गांव से दूर दराज से बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी उतना ही जोर दिया। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बनते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, वह भी कुछ ही दिनों के लिए, महज कह सकते हैं 2 साल के लिए वो सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने भी उसी कार्य पे ध्यान दिया, भूमि सुधार पे, शिक्षा पे और अलग अलग जैसे कि ग्रामीणों को जोड़ने पे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनके आने के बाद ही बिहार की राजनीति में कांग्रेस का एकाधिकार खत्म होना शुरू हुआ। बिहार की राजनीति में कांग्रेस युग से गैर कांग्रेसी युग की ओर संक्रमण था। वे स्थिर शासन नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। 1967 से 1975 के बीच 13 बार मुख्यमंत्री बदला गया, एक के बाद एक, और इस तरह से 1967 से 1975 तक बिहार की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल रही। जहां 1947 से 1967 तक कांग्रेस का लगभग एक छत्र शासन था, वहीं 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस बहुमत से बाहर हो गई। इसके बाद लगातार जोड़ तोड़, दल बदल और अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान एक के बाद एक 13 मुख्यमंत्री बने और इस तरह से राजनीतिक असंतुलन बना रहा। अब जाहिर सी बात है, राजनीतिक असंतुलन होगा तो वहां पे किस तरह से विकास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार चुनने के बाद एक तो रह नहीं रहे, एक के बाद एक बनते जा रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा था कि वहां पे किसी भी तरह का विकास का कार्य हो नहीं रहा था। जो भी वो लोग, मुख्यमंत्री ने जो भी दिशा में कार्य करना चाहा उसे रोक दिया गया। मुख्यमंत्री एक के बाद एक बदलते। इसके बाद जब मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बने तो उन्होंने पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति लाया। इससे पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग में उत्साह हुआ, जबकि ऊंचे वर्ग में असंतोष। 1974 में पटना से एक चिंगारी उठी।
बिहार विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के छात्र मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान थे। उन्होंने आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं, आम जनता भी जुड़ गई। इस दौर में बिहार की राजनीति बेहद अस्थिर रही और लगभग हर साल मुख्यमंत्री बदलते रहे। यानी 11 साल में एक एक करके कई लगभग 7 बड़े बदलाव हुए। और अगले मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं जगन्नाथ मिश्रा जी, इंदिरा गांधी के सबसे करीबी। और इनकी सबसे खास बात रही कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का आदेश मानने वाले सबसे चहेते सीएम बने रहे और इस वजह से इसका छवि पूरी तरह से बिहार में खराब हो गया। और यही कारण रहा कि कांग्रेस बिहार में हार भी गया। इमरजेंसी में जिस तरह से विद्रोह को दबाया गया था, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा विपक्षियों को परेशान किया गया, आम जनता को परेशान किया गया, और इसकी वजह से जगन्नाथ मिश्रा को कठपुतली सीएम कहा गया, इंदिरा गांधी के कठपुतली सीएम। 1980-1990 का दशक बिहार की राजनीति में एक बड़ा संक्रमण काल था। जहां एक ओर कांग्रेस और पुराने दलों की पकड़ ढीली पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर छात्र राजनीति से एक नई पीढ़ी सामने आ रही थी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता। लालू प्रसाद यादव, जिनका छवि एक छात्र नेता के तौर पर काफी प्रसिद्ध हुआ, और वही कारण हुआ कि वह वहाँ पे नेता चुने गए जनता दल के, और फिर जब जनता दल जीत कर आते हैं तो वो वहाँ पे मुख्यमंत्री का भार लेते हैं। मुख्यमंत्री का भार लेते ही जो लालू यादव ने कार्य किया वो था सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, दलित, मुसलमान और यादव, इन सब के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। उन्होंने आवाज़ दिया, सत्ता हमारी है, राज हमारा होगा, चाहे दिल्ली हो या पटना। उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत, इन सब के लिए उन्होंने। लालू प्रसाद यादव के दौर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला, ऐसा कहा जाता है। उन दौरों में पलायन भी सबसे ज़्यादा हुआ, उनके दौर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उनके दौर में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग, अपराध बढ़ा, प्रशासन कमज़ोर हुए। और वही दौर था जिसमें लोग शाम के ढलने के बाद, सूर्य के ढलने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। ये वो दौर था जिसे जंगल राज कहा गया। इस दौर में लालू यादव पर अनेक आरोप लगे। लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले जैसा एक बड़ा आरोप लगा, और इसके बाद उन्हें अदालत से सज़ा सुना दी जाती है, और जब सज़ा होता है उन्हें, तो फिर वो बनाते हैं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी जो जानते ही नहीं थे कि राजनीति क्या है, जो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे राजनीति में, वो अचानक से मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। जब राबड़ी देवी चुनकर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उन्होंने भी अपने कार्य को उसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। वो भी मुसलमान, अत्यंत पिछड़े दलित के लिए काम करने के लिए आवाज़ उठाते रहे, यादव मुस्लिम के लिए काम करने लगे। लेकिन उनके दौर में पलायन और बढ़ गया, भ्रष्टाचार और भी बढ़ गया। इसके कारण था कि उनकी सरकार 2005 के बाद नहीं टिक पाई, और नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिसे लोग आज भी कहते हैं, उनका एंट्री हुआ, वो मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। प्रथम कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे कार्य किए। सड़कों को गांव तक पहुंचाने का कार्य किया, वहां के प्रशासन को मजबूत किया, प्रशासन को नए नए हथियार दिए, आधुनिक हथियार दिए, और उन्होंने बदमाशों को के नाक में नकेल कसने का भी कार्य किया। इसलिए उनका छवि सुशासन बाबू के रूप में उभरा। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में शराबबंदी भी किया है, जिसके वजह से महिला के फेवर में कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री हैं जो महिला के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में साइकिल दिया, उन्होंने स्कूलों में लड़कियों को आने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाए, उन्होंने छात्रवृत्ति योजना दी। इस तरह से बिहार 2005 के बाद एक गति पकड़ा और लोगों ने कहा कि अब जंगल राज समाप्त हो चुका है। लेकिन अब भी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पलायन को रोकना, उद्योग व्यापार को लाना, जिसमें आज भी नीतीश कुमार असफल रहे। 9 बार अब तक सीएम बन चुके हैं। हर बार वो कभी पहले वो खुद जीत कर आते हैं, फिर बीजेपी के साथ लड़ते हैं, फिर कभी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, फिर इलेक्शन जीत कर फिर बनते हैं,
मुख्यमंत्री फिर महागठबंधन को बीच कार्यकाल में ही छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, बीजेपी के साथ से फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो उन्हें पलटू राम भी कहा गया। इस तरह से नीतीश कुमार 2005 से अब तक बने हुए हैं। राजनीति में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी वो सक्रिय हैं। इंडिया गठबंधन का नींव डालने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं और इस वक्त केंद्र सरकार के एक मजबूत स्तंभ है। केंद्र सरकार को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सहारा दिया हुआ है केंद्र में बने रहने के लिए, और अपने क्षेत्र में भी बीजेपी के साथ इस वक्त सरकार चला रहे हैं। हो सकता है इसमें से कई सारे बिंदुएं छूट गए हों। एक लंबी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था राजनीति की। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कब किस तरह से बदलाव हुए, बिहार क्यों अस्थिर रहा, क्योंकि बिहार में इतने से ही समय में इतने सारे मुख्यमंत्री बदलते चले गए, एक के बाद एक। कोई 17 दिन रहते हैं, कोई 1 साल रहते हैं, कोई 2 महीने रहते हैं, कोई 2 साल रहते हैं। और जो सबसे बड़े शासनकाल श्री बाबू, फिर लालू प्रसाद यादव प्लस राबड़ी देवी मिलकर करते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार। ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे रहे, 3 तरह के कह सकते हैं टेक्निकली, 3 तरह के मुख्यमंत्री इस तरह से रहे जो लंबे शासनकाल तक वहाँ पे, लंबे समय तक वहाँ पे शासन किया है। उसके बावजूद बिहार आज भी त्रस्त है, आज भी रोजगार की समस्या वहाँ बनी हुई है, आज भी उद्योग का वहाँ पे स्थापना नहीं हो पा रहा है। बिहार जो सबसे पहले उद्योग लेकर आया था वहाँ पे उद्योग है ही नहीं, वहाँ पे पलायन की समस्या आज भी नहीं रुक रही है। जो लोग पलायन कर चुके हैं वो आज भी, उनमें से ज़्यादातर लोग वहाँ वापस आना चाहते तो हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। चाहे शिक्षा की कमी कहें, चाहे रोजगार की कमी कहें, जो भी रहा हो, उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। सरकार की ज़रूरत है, सरकार को वहाँ पे ज़रूरत है कि वो इन सारे मुद्दों पर ध्यान दें और अपने बिहार को समृद्ध बनाएं, अपने बिहार को पुनः शक्तिशाली बनाएं। तक धन्यवाद।